नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार और रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को 6% से कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुद्रास्फीति इस समय 7% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 77 करोड़ से अधिक पोर्टेबल लेन देन हुए और 80 करोड़ से अधिक लोग योजना से लाभान्वित हुए। तिरंगा का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से पहले तनाव बढ़ा। चीन और अमेरिका दोनों ने ताइवान जलडमरू मध्य में युद्धपोत विमान तैनात किए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए लॉन बॉल में पहला स्वर्ण पदक देश को दिलाया और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा 2020 क्रिकेट मैच आज रात 9:30 बजे से सेंट किट्स में। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों के साथ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में है। राज्यसभा में देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश के वृहद आर्थिक मूल तत्व मजबूत हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई की दर अभी 7% है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर इसे नियंत्रित करने और इसे 6% से नीचे रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहकों द्वारा बैंकों से नकद निकासी या चेक बुक पर कोई जीएसटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब चेक बुक को प्रिंटर से खरीदा जाता है तो उस पर जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी वृद्धि पर अस्पताल के बिस्तर या आईसीयू पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन ये अस्पताल के कमरे पर प्रतिदिन 5,000 रुपए से अधिक लगाया गया है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज लोकसभा में बताया कि देश में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और किसानों के संयुक्त प्रयास से वर्ष 2021-22 के दौरान देश में 31 करोड़ 40 लाख टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड है। खाद्यान्न के अंदर हमारा देश सरप्लस है, आंकड़ों के अंदर भी दर्शाया गया है। और मुझे बताना है कि अगर राइस की बात करें तो राइस के अंदर जो नॉर्म्स है उसके अनुसार 317 करोड़ टन हमारे पास में अवेलेबल है। आज राइस के अंदर भी हम सरप्लस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापन भी किए गए। भारत मालदीव विकास सहयोग के अंतर्गत मालदीव के 34 द्वीपों में सुधार, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अड्डू में सड़कों की मरम्मत, तटीय इलाकों में मिट्टी के भराव सहित जुमा मस्जिद की मरम्मत परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। ये मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हमने आज ग्रेटर माले में 4,000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2,000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। हमने $100 मिलियन की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है, ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद
और नशीले पदार्थों की तस्करी का मुद्दा गंभीर है, इसलिए पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच निकट संपर्क और समन्वय महत्वपूर्ण है। इंडियन ओशन में ट्रांसनेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मालदीव सहभागिता न सिर्फ दोनों देशों के नागरिकों के हित में काम कर रही है, बल्कि इस क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि का स्रोत भी बन रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरत के समय या मालदीव में संकट की स्थिति में उसकी मदद के लिए आगे आने वाला सबसे पहला देश भारत रहा है और आगे भी रहेगा। भारत और मालदीव के मित्रतापूर्ण संबंधों में नया जोश आया है, हमारी नजदीकियां बढ़ी है। महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हमारा सहयोग एक व्यापक भागीदारी का रूप लेता जा रहा है। आज राष्ट्रपति सोली के साथ मैंने कई विषयों पर व्यापक चर्चा की। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देशों के रिश्ते कूटनीति की सीमा से भी आगे हैं और उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि होती है। Maldives-India relationship goes beyond diplomacy. Our values, our histories, and our cultures are intertwined, making it a traditional relationship. Centuries-old relationship has grown with political trust, economic cooperation, and coherent strategic policies between our two countries. मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मनु महावर ने नई दिल्ली में बताया कि कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और समीक्षा भी की गई। उन्होंने कहा कि नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों की भी गहन समीक्षा की और ऐसे कदमों पर गौर किया जो संबंधों को बढ़ाने के लिए उठाए जा सकते हैं। श्री महावर ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पिछले 3.5 से 4 साल में काफी बढ़े हैं और महामारी के दौरान सहयोग अभूतपूर्व रहा है। श्री सोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं। कोविड के बावजूद दोनों देशों का आपसी व्यापार 31% बढ़ा है। राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति में मालदीव का विशेष स्थान है। उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि भारत की वित्तीय और विकास सहायता मालदीव सरकार की विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने में सहायक है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख साझेदार और घनिष्ठ मित्र है और दोनों ही देशों के बीच सदियों से मजबूत सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मालदीव विकास सहयोग का तेजी से विस्तार, रक्षा और सुरक्षा पहल, आर्थिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क दोनों ही देशों के हित में है। उन्होंने कोविड प्रकोप के दौरान मालदीव की सरकार और नागरिकों के साहस और दृढ़ता की सराहना की। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 77 करोड़ से अधिक पोर्टेबल लेन देन हो चुके हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि 80 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होते हैं और इनमें से 3 करोड़ लोग हर माह विभिन्न स्थानों में अपनी खाद्य वस्तु प्राप्त करते हैं। अगले सप्ताह इस योजना के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना नागरिक केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से देश के किसी भी स्थान पर लोगों को खाद्य सुरक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्रालय के अनुसार ये योजना 9 अगस्त 2019 को 4 राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई और अब ये देश के सभी भागों में लागू है। डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से
फसल ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये ऋण किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर रिजर्व बैंक के 4 जुलाई 2018 के मास्टर सर्कुलर के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के आधार पर दिए जाते हैं। लोकसभा में श्री मुरुगन ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार 4 फरवरी 2019 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किया गया है। 2019, our government is enhanced the credit card limit without guarantee 1 lakh to 1.6 lakh. This is for only Kisan credit card for the animal husbandry and fisheries, those who involved in this. Our government schemes, PMMSY, sir, Prime Minister Matsya Sampada Yojana, my friend member knows that how the election manifesto is important. Apart from that, we told the nation that 10,000 crore, but our Prime Minister Shri Narendra Modi ji is increased double 20,000 crore investment in this sector. भारत मंकी पॉक्स संक्रमण मामलों के प्रसार पर कड़ी नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय वैज्ञानिक जल्द ही मंकी पॉक्स संक्रमण को रोकने के लिए टीका विकसित कर लेंगे। इस बीच केरल में आज मंकी पॉक्स रोग का 5वां मामला सामने आया है। दुनिया में जब केस दिखाई देने लगा तब इंडिया ने उसकी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। गाइडलाइन के तहत उसको कैसे सर्वेलेंस करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कैसे करना है, और कोई सिम्टम वाले केस है और उसका सैंपल लिया गया तो सैंपल को हमें किस तरह से रख के उसको आगे भेजना है, और पुनः हमारी वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उसको नोडल इंस्टीट्यूट के रूप में डिक्लेयर कर दिया, और उसके अलावा देश के विविध पार्ट में 15 ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां भी उसका टेस्टिंग हो सके। इस सारी व्यवस्था हमने कर ली। आज दिन तक देश में कुल मिला के 8 केस डिटेक्ट हुए हैं। 8 केस में से 5 केस ऐसे हैं जिसकी हिस्ट्री फॉरेन ट्रैवल की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आपकी जिज्ञासा को लगेगा विराम, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या फिर abhyas.airnews@gmail.com पर भेजें। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट शनिवार रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है पॉलिटिकल साइंस, तो आप रेडी हो जाएं अपने सवालों के साथ। रवाना कर दें हमें जल्द से जल्द। अंतिम तारीख 3 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार और रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को 6% से कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुद्रास्फीति इस समय 7% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत अब तक 77 करोड़ से अधिक पोर्टेबल लेन देन हुए और 80 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित। तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के शीतलकुची में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की। अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से पहले बढ़ा तनाव। चीन और अमरीका दोनों ने ताइवान जलडमरू मध्य में युद्धपोत विमान तैनात कर दिए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए लॉन बॉल में पहला स्वर्ण पदक देश को दिलाया और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा 2020 क्रिकेट मैच आज रात 9:30 बजे से वार्नर पार्क में। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा, इसके लेखक हैं पीटीआई की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज आवश्यक वस्तुओं के महंगाई पर संक्षिप्त
विस्तृत चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कीमतों में वृद्धि की बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इन्हें नियंत्रित करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जमीनी जानकारी के आधार पर लक्षित दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है और खुदरा मुद्रास्फीति को 7% से नीचे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य उभरती और कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि मुश्किल दौर में पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ है और यही कारण है कि आज हम शेष दुनिया के मुकाबले अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में हैं और इसका श्रेय जनता को दिया जाना चाहिए। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वैश्विक स्तर पर महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला में गतिरोध तथा चीन में जगह जगह लगातार लॉकडाउन के बावजूद भारत की स्थिति दुनिया के कई देशों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में भी भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को 7% या इससे नीचे बनाकर रखने का प्रयास किया जा रहा है। जीएसटी को लेकर विपक्ष के आरोपों के जवाब में उन्होंने एक सर्वे का हवाला दिया और कहा कि 90% कारोबारियों का मानना है कि जीएसटी से कारोबार करना आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को 13.5 लाख करोड़ रुपए की सहायता देकर उन्हें बचाया है। पेट्रोल डीजल पर शुल्क से मिलने वाली राशि का उल्लेख करते हुए रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हवाले से सीतारमण ने कहा कि 2014 से 2022 तक इस राशि से विकास परियोजनाओं पर 90.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो पैसा एकत्र किया वो उसकी जेब में नहीं बल्कि सभी राज्यों के विकास के लिए दिया गया। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सिर्फ ब्रांड वाली खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया है और खुली चीजों पर कोई कर नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में फैसले होते हैं तो राज्य सरकारों की सहमति होती है। ये फैसला जीएसटी परिषद का होता है, केंद्र सरकार का फैसला नहीं होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य इलामारम करीम ने पिछले कुछ समय से गेहूं, दालों और खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा बढ़ाना चाहिए और इससे मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि आम आदमी ये उम्मीद कर रहा था कि संसद सत्र से पहले उसे महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, किंतु उसे जीएसटी की मार झेलनी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार एक ओर 1 किलोग्राम चावल 30 रुपए की दर से खरीदती है और उसे राज्यों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम देती है। उन्होंने कहा ऐसे में यदि सरकार कर नहीं लगाएगी तो उसके पास इनके लिए धन कहां से आएगा। उन्होंने दावा किया कि पैक की गई वस्तु पर 5% जीएसटी लगाने का जो निर्णय था वह सर्वसम्मति से लिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आज केंद्र जो उपकर और अधिभार के माध्यम से धन वसूल रहा है उसका 2/3 केंद्र सरकार को ही मिल रहा है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आज आसमान छू रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत घटने के बाद भी देश में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती गई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि महंगाई है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की तुलना में कम है। बीजू जनता दल के सुजीत कुमार ने कहा कि खाद्य तेलों में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। अन्य वस्तुओं का भी यही हाल है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का दर्द आम आदमी की नजर से देखा जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर ने कहा कि विलासिता के सामान पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए, लेकिन जो गरीबों की दैनिक जरूरत जैसे आटा, दाल, चावल आदि पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा ने आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को अपनी मंजूरी दे दी।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों को वर्मिन घोषित करने के विषय को असंवेदनशीलता से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कई जगह जंगली सूअर और अन्य पशु खेती को प्रभावित करते हैं और उस लिहाज से उनके मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित चीफ वार्डन अपने क्षेत्र के हिसाब से निर्णय इस बाबत ले सकते हैं। श्री यादव ने कहा कि संतुलित विकास के साथ फसलों को क्षति पहुंचाने वाले जीवों से निपटने के लिए चीफ वार्डन को अधिकार दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल संवेदनशीलता से करना चाहिए। केरल समेत अनेक राज्यों के सदस्यों ने चर्चा के दौरान जंगली सूअर और अन्य वन्य जीवों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया था। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक को पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया गया था। इसे 25 दिसंबर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि इसके माध्यम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में जीवित प्राणियों की बेहतर देखरेख तथा जीवित हाथियों के परिवहन संबंधी प्रावधान है। भाजपा की दिया कुमारी ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से स्पष्ट है कि वन्य जीवों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों और ग्राम समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान निर्माताओं की दृष्टि के अनुसार भारत के विकास, समृद्धि, सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट है। तिरंगा डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित तिरंगा उत्सव को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि ये वही तिरंगा है जिस पर देश का सैनिक शपथ लेता है और सीमा पर बहादुरी से लड़ता हुआ देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। उन्होंने कहा कि ये वही तिरंगा है जिसे देखकर देश के करोड़ों किसान दुनिया का पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं। श्री अमित शाह ने सभी से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लेकर अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल कर तिरंगा लगा दी है। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाने के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी तिरंगा लगाने की अपील की है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में एक वैन में सवार लोगों की बिजली का करंट लगने से हुई मौत से वो दुखी हैं। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकुची में रविवार देर रात यात्रियों से भरी एक पिकअप वैन में करंट लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। ताइवान के द्वीपीय क्षेत्र के आसपास तनाव गहरा गया है। चीन और अमेरिका ने किसी भी परिणाम के लिए एक दूसरे को चेतावनी देते हुए जिम्मेदार ठहराया है।
चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना इलाका बताता है। ऐसे में तनाव की वजह है अमरीकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पेलोसी आज रात ताइवान में उतर सकती हैं। हालांकि उनकी ताइवान यात्रा की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चीन ने इस तरह की उच्च स्तरीय यात्रा को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है। चीन और अमरीका दोनों ने ताइवान जलडमरू मध्य में युद्धपोत विमान तैनात कर दिए हैं। भारत ने चीन के 726 नागरिकों को विपरीत सूची में डाल दिया है। वीजा शर्तों के उल्लंघन और अन्य अवैध गतिविधियों के कारण इन चीनी नागरिकों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वर्ष 2019 से 2021 के दौरान चीन के 81 नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया और चीन के 117 नागरिकों को उनके देश भेज दिया गया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में इतिहास रचते हुए भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन बॉल में भारत का पहला पदक है। इसके साथ ही भारत ने बर्मिंघम में चौथा स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। फाइनल में लवली चौबे, पिंकी नयनबोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से पराजित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और लॉन बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने इस स्पर्धा में पहली बार पदक जीतने पर टीम को बधाई दी है। टेबल टेनिस में इस समय स्वर्ण पदक के लिए भारत का मुकाबला सिंगापुर से हो रहा है। वहीं महिला हॉकी में इस समय भारत और इंग्लैंड आमने सामने हैं। एथलेटिक्स के मुकाबले भी आज से शुरू हो गए हैं। पुरुष लॉन्ग जंप पे तेजस्विनी श्रीशंकर और मोहम्मद अनीस याहिया ने फाइनल में जगह बना ली है। वहीं महिला शॉटपुट में मनप्रीत कौर भी फाइनल में पहुंच गई है। बैडमिंटन में मिक्स्ड टीम के फाइनल में आज रात भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। तैराकी में 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में अद्वैत पेज और कुशाग्र रावत ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्क्वैश में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में सुलैना सारा कुरुविला और पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में सौरभ घोषाल अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। मुक्केबाजी में पुरुषों के 67 किलोग्राम में रोहित टोकस अंतिम 16 में अपनी चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक लेकर छठे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 31 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर है। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार भारत ने आज अपना दूसरा स्वर्ण पदक भी जीत लिया है। टेबल टेनिस में भारत ने सिंगापुर को हराकर ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सेंट किट्स के बसेटेरे के वार्नर पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। कल दूसरे 2020 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से पराजित कर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। प्रधानमंत्री ने इस साल जुलाई महीने में यूपीआई के जरिए 6 अरब का लेन देन होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। 2016 के बाद डिजिटल माध्यम से सबसे अधिक लेन देन हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि ये देश के लोगों द्वारा नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के संकल्प को दर्शाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार और रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को 6% से कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुद्रास्फीति इस समय 7% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 77 करोड़ से अधिक पोर्टेबल लेन देन हुए और 80 करोड़ से अधिक लोग योजना से लाभान्वित। तिरंगा का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लेकर अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की।
राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए लॉन बॉल में पहला स्वर्ण पदक देश को दिलाया। टेबल टेनिस टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा 2020 क्रिकेट मैच आज रात 9:30 बजे से वार्नर पार्क में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।